जब डर इंसान के भीतर घर कर लेता है तो वह उसके जीवन, सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदल देता है। डर व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और उसे अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। जो काम वो आसानी से कर सकता है वहीं उसे असफलता का भय रोक देता है। इसलिए डर को पहचान कर उसका सामना करना जरूरी है, तभी मन स्वतंत्र रह पाता है। नमस्कार, कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और रेडियो उद्घोषक नवनीत मिश्र जी द्वारा लिखी कहानी उस रात। नवनीत मिश्र जी का लेखन, कहानियां, नाटक व अन्य कृतियां सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाएं और जीवन के जटिल पक्षों को साफ स्पष्ट शब्दों में बयां करती हैं। तो आइए आज आनंद लीजिए आपकी लिखी कहानी का। उस रात। वह सारी घटना परसों रात मेरे और हरिमोहन जी के सामने हुई थी। उस समय हरिमोहन जी सीढ़ियां चढ़ना खत्म कर चुके थे और मैं उनसे एक सीढ़ी नीचे खड़ा था। तभी जब वो मुझसे कुछ कहने वाले थे, मेरी निगाह सामने वाले वार्ड की लगभग बंद खिड़की की जरा सी खुली छूट गई झिर्री को पार कर गई और मैंने हाथ दबाकर उन्हें चुप रहने का संकेत किया। वो चुप हो गए और फिर हम दोनों ने झिर्री से वह सारा कुछ देखा। हरिमोहन जी और मेरे बीच उम्र का एक लंबा फासला है। वो मुझे अपना मित्र कहते हैं। हालांकि उम्र के अंतर को देखते हुए मुझे हमेशा बड़ा अटपटा सा लगा है। मेरे पिता अगर जीवित होते तो वो भी हरिमोहन जी से शायद साल 6 महीने छोटे ही होते। यह हरिमोहन जी का बड़प्पन और अपनापन ही था कि मैं उनके साथ एकदम सहज था। हरिमोहन जी थे ही ऐसे जो छोटे से छोटे आदमी को भी बड़े होने का एहसास कराने का हुनर जानते थे। हरिमोहन जी जिस पत्रिका के संपादक रहे हैं, मैं उसमें उप संपादक के तौर पर काम कर रहा हूं। हरिमोहन जी का साथ मुझे किसी बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ने जैसा लगता रहा है। उनके साथ रहते हुए मुझे हमेशा लगा है कि हम जो समय खा और सोकर बिताते रहे हैं, हरिमोहन जी ने वह समय स्वाध्याय में बिताया होगा। तभी तो वो किसी भी विषय पर अधिकारपूर्वक बोल सकते थे। उनसे बातचीत करते समय किसी को भी लग सकता था कि वो कितना कम जानता है। प्रकाशन समूह में लोग आज भी, जबकि उनको रिटायर हुए 4-5 साल से कम तो क्या हुए होंगे, उन्हें चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया और सचल डिक्शनरी जैसे विशेषणों से याद करते हैं। उनकी कमी को स्वीकार करते हैं। किसी शब्द के प्रयोग के मामले में कभी कोई मामला फंसता है तो लोग हरिमोहन जी को ही फोन लगाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दी गई व्यवस्था ही मान्य होती थी। विचारों के प्रकटीकरण की उत्तेजना में झटके से चश्मा उतार लेने की उनकी आदत की नकल तो कई लोगों ने कर ली, लेकिन ज्ञान के मामले में ऐसे लोगों की कंगाली ज्यादा समय तक छिप नहीं पाती है। कहना मुश्किल है कि हरिमोहन जी की कमर ज्ञान के बोझ के कारण झुकी रहती थी या विनम्रता के कारण। हरिमोहन जी उस पत्रिका के रीढ़ रहे हैं जिसे देश के लाखों लोग नियम से पढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से हरिमोहन जी की गर्दन में कुछ दर्द रहने लगा था। इधर उधर देखने के लिए उन्हें गर्दन नहीं बल्कि पूरा धड़ घुमाना पड़ता था। कहीं स्पॉन्डिलाइटिस ना हो, यह आशंका प्रकट करके मैं ही उन्हें अस्पताल लिवा लाया था। जिस दिन वो अस्पताल पहुंचे उस दिन कोई प्राइवेट वार्ड खाली नहीं था। डॉक्टर ने कुछ प्रारंभिक जांच करके उन्हें अस्पताल में रहकर फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी। वो थोड़े दिनों बाद आने की बात कहकर जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठे, तभी मैंने जाना कि हरिमोहन होने का क्या मतलब होता है। एक नर्स ने आगे बढ़कर उनसे प्रार्थना सी की, नर्सों के आराम के लिए बनाए गए साइड रूम को खाली कर दिया जाएगा। जब तक प्राइवेट वार्ड में कोई कमरा खाली नहीं होता,
आप उसी में रहें। तत्काल हरिमोहन जी और मेरे लिए साइड रूम में 2 बिस्तरे लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई। जल्दी ही हरिमोहन जी के साथ का सुख उठाने के लिए डॉक्टरों और कभी-कभी मरीजों के तीमारदारों की महफिलें उसी साइड रूम में जमने लगीं। फिनाइल और दवाओं की मिली-जुली एक रस उबाऊ गंध के बीच हरिमोहन जी की बातें मोहक सुगंध जैसी होती थीं। हरिमोहन जी टहलते हुए कभी-कभी जनरल वार्ड में चले जाते, मरीजों से मिलते, उनके पास बैठकर उनकी तकलीफें सुनते और बच्चों को कहानियां सुनाते। कुछ ही दिनों में हरिमोहन जी मरीजों के अपने से हो गए। डॉक्टरों और नर्सों के तो वो पहले से ही अपने थे। उनके बतरस का ही जादू था कि कमरे में भी इलाज के लिए जरूरी कसरतें करते हुए भी गप्पों का सिलसिला चलता रहता। उस रात टीवी पर कोई पुरानी क्लासिक अंग्रेजी फिल्म दिखाई गई थी। नीचे सुपरिटेंडेंट का कमरा है और बड़ी सी लॉबी को घेरे हुए चारों तरफ डॉक्टरों के कमरे हैं। लॉबी में जहां एक बड़ा सा टीवी सेट लगा हुआ है, दिन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते मरीज धीमी आवाज में चलने वाले टीवी को देखकर अपना समय काटते हैं। एक डॉक्टर ने रात की फिल्म के बारे में आकर बताया तो हरिमोहन जी बच्चों की तरह किलक पड़े और तुरंत फुरत रात में फिल्म देखने का कार्यक्रम पक्का कर लिया। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध पर थी, जिसका इतिहास हरिमोहन जी की जुबान पर था। उन्होंने याद करते हुए बताया कि फिल्म का एक दृश्य बहुत मार्मिक और विचलित करने वाला है। जब सेना को खाई के पार पहुंचाने के लिए एक उच्च अधिकारी अपने सैनिकों को खाई की तरफ चलने के लिए क्विक मार्च का आदेश देता है और सैनिकों के गिरने से खाई का पटना शुरू हो जाता है। खाई सैनिकों के शवों से पट जाती है और शवों के ऊपर से बख्तरबंद गाड़ियां गुजरकर उस पार पहुंचती हैं। जब सैनिकों के चलने से, बूटों और उनके खाई में गिरने से पैदा हो रही धबाधब की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, तब हर सैनिक के खाई में गिरने से पैदा होने वाली आवाज पर अधिकारी कांप कांप उठता है। पीठ फेरकर खड़े आंसू बहाते उस अधिकारी के चेहरे पर उभरी पीड़ा दर्शकों को रोने पर मजबूर कर देती है। रात करीब 1:45 बजे फिल्म खत्म हुई और हम दोनों अपने कमरे में लौटने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हरिमोहन जी सीढ़ियां चढ़ना खत्म कर चुके थे और मैं उनसे एक सीढ़ी नीचे खड़ा था। तभी जब वो मुझसे कुछ कहने को थे कि तभी मेरी निगाह सामने वाले वार्ड की लगभग बंद खिड़की की जरा सी खुली छूट गई झिरी को पार कर गई। मैंने जल्दी से उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप रहने का संकेत किया। वो चुप हो गए और फिर हम दोनों ने झिरी से वह सारा कुछ देखा। सब तरफ सन्नाटा था। पूरा वार्ड नींद में डूबा हुआ था। उस जनरल वार्ड में मरीजों की संख्या कम थी। दोनों तरफ के मुख्य दरवाजों और हॉल के बीच के एक बल्ब को छोड़कर सारे वार्ड की बत्तियां बुझी हुई थीं। अचानक मैंने कपड़े से अपने चेहरों को ढके 2 लोगों को अंदर चलते हुए देखा। उन्हीं को देखकर मैंने हरिमोहन जी को चुप रहने का इशारा किया था। करीब 2 बजे रात के समय वार्ड की मटमैली रोशनी में वे दोनों ना सिर्फ संदिग्ध बल्कि दहशत पैदा करने वाले लग रहे थे। इस बीच वार्ड बॉय की पोशाक पहने एक आदमी पहरा देने के अंदाज में आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो आदमी लगातार बाहर वरांडे की तरफ और इन दोनों आदमियों पर निगाह रख रहा था। वे दोनों चौकन्ने होकर पंजों के बल चलते हुए बेआवाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इनमें से एक आदमी ने एक बेड पर सो रहे आदमी को हल्की सी थपकी दी। वो आदमी सो नहीं रहा था, इशारा पाते ही उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि जागकर उठ बैठा वो आदमी तो वही है जो कहिए पंडित जी बोलते हुए हरिमोहन जी से मिलने कमरे में आया करता है और अक्सर हरिमोहन जी के लिए पान की पुड़िया लाता रहता है। उस आदमी ने एक निगाह से पूरे वार्ड को देखा।
उसके बाद उसने अपने गद्दे के नीचे छिपाकर रखी गई नल खोलने के काम में आने वाली एक बड़ी सी रिंच निकाली और उन दोनों के साथ हो लिया। कुछ ही देर में ये तीनों कुछ बेड के बाद एक बेड पर सो रहे एक मरीज के सिरहाने खड़े थे। उन तीनों में आपस में एक सेकंड में इशारों में ही कुछ बात हुई। एक आदमी ने सो रहे आदमी के चेहरे पर से एक झटके के साथ चादर हटाई और अपने बिस्तर से उठकर आए उस आदमी ने तुरंत उस सो रहे मरीज के सिर पर रिंच से एक सधा हुआ भरपूर वार कर दिया। हच की एक आवाज हुई और साथ के दोनों आदमियों ने उस आदमी की चीख को दबाने और उसके छटपटाते शरीर को काबू में रखने के लिए उसके मुंह और शरीर को दबोच लिया। सारा कुछ पलक झपकते हो गया। उस आदमी के निर्जीव होने तक वे तीनों उसे दबोचे रहे। जिसने मुंह दबा रखा था उसने उस आदमी की सांस भी रोक रखी थी। बेड से उठकर आए आदमी ने रिंच बाहर ले जाने के लिए दोनों आदमियों में से एक को पकड़ाया और वापस जाकर अपने बेड पर होने की तरह चादर मुंह से ओढ़कर लेट गया। काम पूरा होते ही पहरे पर खड़ा वो वार्ड बॉय भी गायब हो गया। वे दोनों लोग बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनको उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरना था जिसके ऊपरी सिरे पर हम दोनों खड़े थे। अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था। उन दोनों के वहां पहुंचने से पहले ही हमें वहां से हट जाना था। हरिमोहन जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों ने कुछ ही कदमों के फासले को लंबे डग भरकर पार किया और ऊपर की मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों के नीचे बने स्टेयर केस में घुसकर बैठ गए। हम दोनों बस वहां बैठे ही थे कि वे दोनों इत्मीनान के साथ टहलते हुए ठीक हमारे सामने से निकले। एक दूसरे से चिपके हम दोनों ने किसी तरह अपनी सांसें रोक रखी थीं। हमारे दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे। हमारे गले खुश्क थे और लगता था कि रोकते रोकते भी हम खांस पड़ेंगे। जब उन दोनों की सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई तब हमने एक सांस के लिए छटपटा रहे अपने फेफड़ों के लिए एक भरपूर सांस खींची। बाहर सन्नाटा पहले की ही तरह था, लेकिन हमारे कानों में हच हच की बहरा कर देने वाली आवाजें गूंज रही थीं। हम जरा देर बाद अपने कमरे में जाने के लिए स्टेयर केस से बाहर निकले। मेरा हाथ बुरी तरह कांप रहा था। मुझे ताले में चाबी लगाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी क्योंकि हमें खामोशी से कमरे में घुस जाना था बगैर कोई आवाज किए। अभी हम ताला खोल पाते कि वही वार्ड बॉय हमारे पीछे से गुजरा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है सर? उसने रुककर पूछा। नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम लोग नीचे फिल्म चल रही थी, वही देखकर लौट रहे हैं। हरिमोहन जी ने बात संभाली। मुझको जवाब देना होता तो मैं गड़बड़ा जाता। हम लोग कमरे में आकर बैठ गए। वो आदमी तो अभी परसों ही आपसे बातें कर रहा था। मैंने हरिमोहन जी से फुसफुसाकर पूछा। बातें तो मुझसे उसने भी की थी जिसको मार दिया गया। हरिमोहन जी की सांसें अभी भी सम पर नहीं आ पाई थीं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने हरिमोहन जी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, चुप करो। हम लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाते हुए तुरंत कहा। क्यों? हमने अपनी आंखों से हत्या होते देखी है। वो वार्ड बॉय उनसे मिला हुआ है। होगा, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हरिमोहन जी ने पीछा सा छुड़ाया। लेकिन जिसने हत्या की है वो अभी भी मरीज बनकर लेटा हुआ है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं चुप रहो। उनकी आवाज में भय और आतंक की कंपकपाहट थी। उन्होंने वापस मेरा हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। हरिमोहन जी ने करवट बदली तो रात के सन्नाटे में पलंग का स्प्रिंग करकरा उठा। यह करकराहट जरा जरा देर बाद सारी रात आती रही। सवेरा होते ही अस्पताल में तूफान उठ खड़ा हुआ।
वार्ड के बाहर पुलिस अधिकारियों, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट, डॉक्टरों, नर्सों और पत्रकारों का जमावड़ा था। वरांडे में बहुत सी अस्पष्ट आवाजें थीं, जिन्हें हम दोनों कमरे में लेटे लेटे सुन पा रहे थे। जरा देर बाद मैंने उठकर कमरे की खिड़की को जरा सा खोलकर बाहर झांका। लाश को वार्ड से निकालकर वरांडे में एक किनारे स्ट्रेचर पर रख दिया गया था। प्रेस के फोटोग्राफर लाश की तस्वीरें खींच रहे थे। सुपरिटेंडेंट घटना का ब्यौरा तैयार करने में पुलिस की मदद कर रहे थे। पुलिस अधिकारी रात की ड्यूटी के डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड के मरीजों और स्टाफ के अन्य लोगों के बयान ले रहे थे। रात की ड्यूटी का डॉक्टर कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो हम लोगों के साथ रात में फिल्म देखता रहा था और बाद में डॉक्टरों के लिए बने कमरे में लेटने चला गया था। उसने रात की ड्यूटी की नर्स से मेरे सामने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें बुलवा लेगी। नर्स से पूछा जा रहा था कि रात में अगर वो वार्ड में नहीं थी तो कहाँ थी। जरूर वो भी किसी कमरे में जाकर सो गई होगी, लेकिन यह बात वो कह नहीं पा रही थी। वार्ड के मरीज भी अपने सोए होने की बात ही दोहरा रहे थे। चलिए हरिमोहन जी, हमें भी बाहर निकलना चाहिए, मैंने पैरों में स्लीपर सरकाते हुए कहा। चुपचाप लेट जाओ, हमें बेकार के सवाल जवाब में नहीं पड़ना। उन्होंने झटके से उठते हुए मुझे बाहां पकड़कर खींचा और अपने बिस्तर पर बैठा लिया। लेकिन सोचिए जरा, हमारे कमरे के ठीक सामने इतनी हलचल मची है और हम बाहर निकलकर देखेंगे भी नहीं। हम बीमार हैं। रात 2 बजे तक जागकर फिल्म देखने के समय तो बीमार नहीं थे। मैंने उन्हें घेरा। हमसे अगर कुछ पूछा गया तो हम क्या जवाब देंगे? उन्होंने आंखें तरेरते हुए मुझसे पूछा। तो देखा जाएगा, जैसी स्थिति होगी। नहीं नहीं, देखा नहीं जाएगा, पहले से तय कर लो कि क्या कहना है। तो आप ही बताइए। देखो, पूछने पर हम यही कहेंगे कि हम दोनों फिल्म देखकर वापस लौटने के बाद अपने कमरे में सो गए थे, उन्होंने मुझे समझाया। कमरे से निकलकर हम जिस आदमी का सबसे पहले सामना कर रहे थे, वो अस्पताल का रात की ड्यूटी वाला वार्ड बॉय था। उसको देखते ही हरिमोहन जी बुरी तरह डर गए। उन्होंने मेरा हाथ कसकर अपने हाथ में जकड़ लिया। उनकी हथेली का कंपन मुझ तक पहुंच रहा था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बस जरा देर रुककर यहां से वापस चलो। ठीक है, मैंने कहा। हम दोनों तमाशबीनों की तरह एक किनारे जरा देर खड़े रहे और फिर कमरे में लौटने के लिए वहां से चुपचाप खिसक लिए। इतना भी क्या घबराना हरिमोहन जी? मैंने कमरे में वापस पहुंचकर पूछा। तुम कुछ समझते भी हो? वार्ड बॉय अगर अपने आप को मामले से अलग करने की गरज से कह दे कि रात को इन दोनों ने मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर देखा था जब मैं बाहर कहीं से आ रहा था, तो हम दोनों से भी तो पूछताछ शुरू हो सकती थी कि नहीं? हरिमोहन जी ने कहा तो वहां से भाग निकलने की बात मुझे भी समझ में आई। लिखत पढ़त पूरी होते और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते दोपहर बीत चुकी थी। शाम घिर आई थी और सरगर्मियों की जगह अस्फुट आवाजों में चर्चाएं शुरू हो गई थी। पूरा अस्पताल एक अजीब सी दहशत में घिर गया लगता था। शाम ढलते ढलते वार्ड और वरांडा आशंकाओं के गहरे कुहासे में डूबने लगा। हम लोगों को बयान दे देने चाहिए थे, मैंने कुछ बेचैनी से कहा। क्या बयान देते हम लोग? हरिमोहन जी ने चौंक कर पूछा। यही कि हमने हत्या होते देखी है और हत्यारा यहीं इसी वार्ड में मरीज बनकर भर्ती है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखो, सब भूल जाओ, हम परिवार वाले सीधे साधे लोग हैं। इस तरह के झमेलों में पड़ना हमारे बस में नहीं है। आज पुलिस को बयान दो, कल को पुलिस ही हत्यारों को बता दे कि बयान किसने दिया, फिर हम उनको भुगतते रहें। ना भाई, ऐसा भूल कर भी मत करना। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन हरिमोहन जी, एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम क्या इस तरह चुप बैठे रह सकते हैं?
मरने वाले का भी परिवार होगा। मैंने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, पुलिस बाद में तुम्हें सुरक्षा देने आएगी? यहां भरे अस्पताल में उसने जो चाहा कर लिया। तुम क्या उम्मीद करते हो कि पुलिस की हथियार बंद गाड़ियां तुम्हारे पीछे चलेंगी? इतनी परवाह होगी उन्हें तुम्हारी? तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। और फिर हम कैसे जाने कि मरने वाला बड़ा गुंडा था या जिसने मारा वो? उन्होंने एक एक शब्द जमा जमा कर कहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि यह बात हमेशा हमें छेदती रहेगी कि सब कुछ जानते हुए भी हमने एक हत्या की असलियत को दबाने में सहयोग किया है? मैंने जैसे अपने आप से कहा, तुम भावुक इसलिए हो रहे हो क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। इतना आसान नहीं होता यह सब। बस अब इस बारे में और कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वार्ड में कुछ जो थोड़े से मरीज थे, उनके आग्रह पर उन्हें किसी और वार्ड में भेज दिया गया, जिसकी वजह से आसपास का सन्नाटा और बढ़ गया था। कहीं कोई आहट नहीं थी सिवाय झिंगुरों की एकरस चिकचिकाहट के। पिछली सारी रात जागते रहने के कारण हमारी आंखों में धुआं सा उतर आया था। हरिमोहन जी बेचैनी से टहल रहे थे। विचारों में डूबे वो खिड़की के पास जाकर खड़े हुए और बाहर वरांडे के फर्श पर पड़ने वाली अपनी ही परछाई को देखकर चिहुक उठे और लगभग दौड़कर मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए उनको बिस्तर पर लिटाया और सोने को कहा। वो अपनी 2 उंगलियों से अपनी भौहों को दबाकर आराम पाने की कोशिश करते, पर जरा जरा देर में बेचैनी से उठ बैठते। आप कुछ सोचिए नहीं, सोने की कोशिश कीजिए, मैंने उनके सिर को दबाते हुए कहा। सोचो जरा, एक आदमी हमारी आंखों के सामने मार दिया गया और हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे अपने आप से कह रहे थे। अब आप सोने की कोशिश कीजिए। हम लोग कल सवेरे ही यह कमरा छोड़कर प्राइवेट वार्ड में चले जाएंगे, मैंने उनको दिलासा देते हुए कहा। नहीं, अब चलो यहां से, निकल चलो यहां से, उन्होंने जैसे छटपटाते हुए कहा। हरिमोहन जी को जरा सी झपकी आती और जरा ही देर में वो चौंक कर जाग जाते। मैं सारी रात का और लंबा होते जाना देखता रहा। तुम जाओ और मुझे आज ही यहां से डिस्चार्ज कराने का इंतजाम करो, हरिमोहन जी ने मुझसे सवेरे सवेरे ही कहा, जैसे वो उजाला फूटने का ही इंतजार करते रहे थे। लेकिन अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें समझाना चाहा। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, उन्होंने जिद और डांटने की आवाज में कहा। तभी डॉक्टर आ गए। आप रात भर सोए नहीं क्या? हरिमोहन जी की नींद से बेहाल हो रही आंखों को देखकर डॉक्टर ने पूछा। हरिमोहन जी चौंक कर सजग हो गए। संभलते हुए बोले, नहीं, रात नींद तो खूब गहरी आई। क्यों? मैं साफ देख रहा था कि ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में डर के डोरे और गहरे हो गए हैं। मैं हरिमोहन जी को ऐसा कभी नहीं जानता था। मैं सोचता था कि मैं चाहे एक बार हर तरफ से आंखें फेर कर कायर की तरह कहीं दुबक भी जाऊं, लेकिन हरिमोहन जी इस तरह के किसी भी अन्याय के खिलाफ सीना तानकर जरूर खड़े होंगे। रात को वार्ड से निकलकर वे दोनों जब कुछ दूर चले गए थे, तब भी मैंने उनसे फुसफुसाकर कहा था कि वे लोग अब कुछ दूर चले गए हैं, हमें शोर मचाना चाहिए, और कुछ नहीं तो फाटक पर बैठा चौकीदार ही आगे बढ़कर कुछ करेगा। लेकिन हरिमोहन जी ने मेरा मुंह अपनी हथेली से कसकर बंद कर दिया था और कहा था, वे हत्यारे हैं, हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। उसी समय हरिमोहन जी का मेरी आंखों में बसा हुआ विराट रूप खंड खंड होकर बह गया था, और तभी से वो मुझे उन वाघ वीरों जैसे लगने लगे थे जो कागज की जमीन पर सिर्फ शब्द क्रांति करके अपने आप को महान योद्धा कहलाते घूमते हैं।
डॉक्टर सामान्य हालचाल पूछकर चले गए। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं रोकते रोकते भी कह गया। क्या? आप जैसा आदमी जब इस तरह कायरों जैसा व्यवहार करेगा तो आम आदमी के बारे में क्या कहा जाए? यह मेरे भीतर की खिजलाहट थी कि मैं पहली बार उनसे इस तरह अभद्र हो रहा था। कायर? हाँ, तुम मुझे कायर भी कह सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा वीर, लड़ाकू, जुझारू और क्या क्या शब्द हैं तुम्हारे पास हुआ करता था। जहां मेरी कोई जरूरत नहीं होती थी वहां भी मैं पहुंचने वाला पहला आदमी हुआ करता था। लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होने वालों को घाव अक्सर पीठ पर ही मिलते हैं मेरे दोस्त। समझ गए कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूं? कहते हुए उन्होंने बटन खोलकर अपने कुर्ते के गले को कंधे से ही एक तरफ को सरका दिया। किसी पुराने घाव के ऊपर की गई सिलाई के 10-12 टांके मेरी आंखों के सामने थे। टांकों पर उभरे हुए मांस ने क्लीन वाइट बना दिए थे। ये क्या है? मैं थरथराती हुई आवाज में इतना ही पूछ सका। तुम कहते हो मैं कायर हूं? दुनियादारी और समझदारी को अगर तुम कायरता की संज्ञा देते हो तो हां, मैं कायर हूं। हरिमोहन जी कहते हुए हाँफने लगे। मैं उनके सामने अपने कहे के पछतावे में हाथ मलता खड़ा रह गया। ये घाव? मैं तो अपने आप को इस लायक भी नहीं पा रहा था कि उनसे उन घावों के बारे में पूछ पाता। अब क्या बताऊं तुम्हें? तब मैं एमए करके नया नया विश्वविद्यालय से निकला था। मोहल्ले का एक लड़का था जिसे एक गुंडा पीटता था, उसके पैसे छीन लेता था। उन दिनों मैं भी तुम्हारी तरह अन्याय के विरुद्ध मशाल हाथ में उठाए घूमता था। वो लड़का मेरे मोहल्ले का था और इंटरमीडिएट में पढ़ता था। कभी कभी मेरे पास कुछ पूछने आ जाता था। मैंने पुलिस में जाकर उस गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और लड़के को सुरक्षा देने के बारे में थाना इंचार्ज से बात की। अब जब बात लिखित में आ गई तो पुलिस को भी न्याय का दिखावा करने के लिए थोड़ा सक्रिय होना पड़ा। एक दिन मुझे थाने में बुलाकर बताया गया कि मेरी रिपोर्ट पर पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है और गुंडे को कड़ी चेतावनी दे दी गई है। रिपोर्ट किसने लिखवाई? ये बात गुंडे को किसने बताई? जानते हो? गुंडे से डरकर उसी लड़के ने। क्या हुआ? पुलिस ने गुंडे के खिलाफ तो कुछ नहीं किया, उल्टे उस लड़के ने उसे मेरा ही दुश्मन बना दिया। भला पुलिस हफ्ता पहुंचाने वाले गुंडे को पोसती या मेरे जैसे ठनठन गोपाल को? नतीजा क्या हुआ? उसने भरे बाजार में मुझे टेम्पो से उतारा, भद्दी भद्दी गालियां दी और सबके सामने मुझे चीर कर रख दिया। आज मैं देख रहा था कि वो ठीक से कसरत भी नहीं कर रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ करने को कहते और वो खोए खोए से कुछ और करने लगते। जब वो उन्हें टोकता तो उसके बताए तरीके से गर्दन हिलाने लगते। तकलीफ में कमी होते देख सुपरिटेंडेंट ने अभी कुछ दिन और रुकने की सलाह दी तो हरिमोहन जी और भी अव्यवस्थित हो उठे थे। कोई हल्की सी भी आहट उन्हें चौंका देती। दोपहर में उनका बेटा खाना लेकर आया। उसने दरवाजा खोलने से पहले जरा सी आहट की तो वो कौन है, कौन है कहते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठे। खाना भी उनसे नहीं खाया गया। दोपहर में कभी कभी जरा देर सो लिया करते थे, पर आज वो सिर झुकाए सोचते रहे, बराबर बैठे ही रहे, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को थपथपाते हुए, जैसे अपने आप को कोई सांत्वना सी देते हुए। सोचते सोचते मूंछों के बाल चबाने लगते। दांतों से खींच खींच कर उखाड़े गए बालों की जगह लाल पड़ गई थी। शाम फिर घिरने लगी थी। कितनी बुरी तरह मारा उसे। उन्होंने अपने आप से कहा, अब आप उसके बारे में मत सोचिए, सोने की कोशिश कीजिए। मैं कल सुपरिटेंडेंट से फिर बात करूंगा कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन तुम क्या कहोगे कि मैं क्यों तुरंत जाना चाहता हूं? वह आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बात कर लूंगा। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की।
तुम कहीं बात करने में उनको बता मत देना। देखो, ऐसा मत करना। और अगर कहीं उस हत्यारे को पता लग गया कि मैं हत्या के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो वो मुझे एक बार में ही खत्म कर देगा। तुम मुझे कायर समझते हो, लेकिन देखो, इस तरह किसी मामले में फांद पड़ना कोई वीरता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम जरूर कह दोगे। मैं जानता हूं, तुम कह दोगे। अब मैं क्या करूं? वो मुझे मार डालेगा। यह भी तो हो सकता है कि किसी दिन अभिषेक को स्कूल से उठा ले और फिर मुझे उसकी लाश ही देखने को मिले। हरिमोहन जी अपने पोते को याद करके सिसकने लगे। उन पर जैसे कोई दौरा सा पड़ गया था। सुनिए तो हरिमोहन जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि उन्हें कैसे समझाऊं। अपनी ही कही हुई बातों को कैसे उनके मन से साफ करूं। वो एकटक मेरी ओर, लेकिन मेरे आर पार देखने लगे। एकाएक उन्होंने मुझे आगाह करते हुए कहा, यह मत भूलना कि वो अगर एक को मार सकता है तो दो को भी मार सकता है। मैंने उन्हें जबरन बिस्तर पर लिटा दिया। वो एकटक दीवार की तरफ देखते लेटे रहे। रात घिर आई। हम दोनों के पास ना करने को कोई काम था और ना कहने के लिए कोई बात। भय और आतंक के प्रेतों से जूझते हरिमोहन जी थक कर चूर हो गए। जरा देर में वो सो गए। अगली सुबह मैं हरिमोहन जी के लिए चाय लाने सड़क पर गया। चाय के ठेले पर अखबार के एक ही पन्ने पर कई लोग अपने सिर घुसेड़े थे और ताज्जुब में थे कि जिस अस्पताल के सामने वो चाय पी रहे हैं, वहां हुई एक मरीज की हत्या का रहस्य पुलिस के लिए गुत्थी बन गया है। मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मैं एक अखबार खरीदकर हरिमोहन जी को दिखाने के लिए कमरे पर ले आया। हरिमोहन जी, जो रात भर सोने के बाद थोड़े स्वस्थ हो गए थे, ने अखबार देखा, पत्रकार की रिपोर्ट पढ़ी तो उन पर जैसे दौरा सा पड़ गया। मैं जानता हूं ना क्या कैसे हुआ। कोई गुत्थी जैसी है ही नहीं। कैसी गुत्थी? मैं सब कुछ जानता हूं। पुलिस मुझसे पूछे तो सही। हरिमोहन जी उंगलियां नचा नचा कर बिस्तर पर बिछी चादर पर मुक्के मारते हुए बोलने लगे। मैंने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ गए थे। मुझे अफसोस हुआ कि अखबार लाने की इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी। अचानक दरवाजा खुला। कहिए पंडित जी, रात वाले उस आदमी ने कमरे में घुसते हुए कहा और अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। हरिमोहन जी का चेहरा उसे देखते ही सफेद पड़ गया। वो मैं उनकी घिघी बंध गई। उन्होंने मुश्किल से कहा और अपने सिर को वार से बचाने के लिए दोनों बाजुओं के बीच घेर लिया। उस आदमी की उंगलियों में पान की एक पुड़िया फंसी थी, जिसे देखने के लिए हरिमोहन जी बैठे नहीं रह सके। बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गए। अभी आपने नवनीत मिश्र जी की लिखी कहानी उस रात सुनी। आशा है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी के विषय में अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।